नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और पंचायत विद रिपोर्टर्स में पंचायती रिपोर्टर्स बैठ गए, यानी कि हमारी पंचायत लग चुकी है। नए किस्से, अलग तरह के किस्से और मज़ेदार किस्से, ये सब कुछ मिलेंगे आपको इसी प्लेटफॉर्म पर। न्यूज़ 18 इंडिया का ये प्लेटफॉर्म है पंचायत विद रिपोर्टर्स। हमारे साथ मधुपर्णा भी जुड़ी हुई है, हमारे साथ पल्लवी घोष हैं, हमारे साथ आनंद तिवारी हैं और विनीत झा, जो आपको बताएंगे कैसे, कब और क्या क्या हुआ। जैसे विनीत झा आपको बताएंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जब मुख्यमंत्री नहीं थे और उन्होंने जब पहली बार टिकट मांगी अपने लिए, तो उनके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ, और फिर उसके बाद उन्होंने जब मुख्यमंत्री बन गए तो किसको मिठाई खिलाई। और इसके अलावा एक और किस्सा वो बताएंगे कि नितिन नवीन जब रामकृष्ण मिशन गए, जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बने थे बीजेपी के, तब क्या वहाँ पर क्या हुआ। इसके अलावा आनंद तिवारी बताएंगे, क्योंकि तिहाड़ जेल के किस्से तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन तिहाड़ जेल में कब और क्यों एक मुस्लिम कैदी ने अपनी पीठ पर ओम गुदवा लिया और वहीं एक हिंदू कैदी ने अल्लाह गुदवा लिया, तो आखिरकार ये क्यों हुआ, ये किस्सा आनंद तिवारी बताएंगे। इसके अलावा वो ये भी बताएंगे जब चिदम्बरम, जो वित्त मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, जब वो तिहाड़ जेल में बंद थे तो उनसे मिलने कौन वीआईपी आया और किस तरह का उनको प्रोटोकॉल मिला या नहीं मिला। ये किस्सा आप इस पॉडकास्ट में देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे भी। लेकिन वहीं पल्लवी घोष आपको बताएंगी कि प्रियंका को किसने डांटा। प्रियंका एक बड़ा नाम है, कौन सी प्रियंका और क्यों डांटा, क्यों डांट पड़ी। इसके अलावा ये भी आएगा कि राहुल गांधी, क्योंकि प्रियंका हैं तो राहुल गांधी भी, उससे भी जुड़ा हुआ किस्सा पल्लवी जी बताएंगी कि राहुल की नकल किसने उतारी। राहुल हमेशा किसी न किसी की मिमिक्री करते हुए नजर आते हैं पार्लियामेंट में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब उनकी ही नकल उतर रही है। ये किस्सा कैसे हुआ ये बताएंगी। और इसके अलावा मधुपर्णा आपको बताएंगी कि अब पत्रकारों को भी टिकट मिलने लग गई है, यानी कि पत्रकारों के भी रास्ते खुल गए। हालांकि पहले भी ये मिलता रहा और ये दौर अभी भी जारी है। तो किस राज्य में और क्यों, कौन कौन से वो पत्रकार हैं जिनको टिकट मिली। और इसके अलावा केरल चुनाव में क्या हो रहा है, केरल चुनाव में क्या हो रहा है और बंगाल इलेक्शन क्यों है सबसे अलग, ये मधुपर्णा आपको बताएंगे। इसके अलावा ऐसे भी किस्से आपको मिलेंगे कि कार्यकर्ता हमेशा अपने शादी पर, सगाई पर, अलग अलग जो अच्छे काम होते हैं घरों में या उनके यहाँ अच्छे कार्यक्रम होते हैं, उसमें सांसदों को, नेताओं को, मंत्रियों को बुलाते हैं। लेकिन एक सांसद ऐसा भी है जिसको लोग करवा चौथ पर बुलाते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा वो कौन सांसद है। और इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष, एक बीजेपी अध्यक्ष ऐसे भी थे जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए एसयूवी बेचने का फरमान सुना दिया और कहा कि बस लेकर आओ मेरे कार्यकर्ताओं के लिए। तो ये सब कुछ मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले शुरुआत मधुपर्णा जी आपसे, केरल होकर आई हैं आप, क्या अलग मिला वहाँ चुनाव में, क्योंकि अब तो डुगडुगी पिट चुकी है वहाँ की। केरल की चुनाव बहुत ही कलरफुल है इस बार, और सबसे इम्पॉर्टेंट इस बार जो है, जो मैंने देखा, शायद हर बार होता होगा बट इस बार क्रिश्चियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है सारे पार्टी का। यूडीएफ का भी है, एलडीएफ का भी है और बीजेपी का तो सबसे ज़्यादा है, सीरो मालाबार क्रिश्चियंस के ऊपर। उनके ही रैलीज ज़्यादा निकल रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स ओनली ऑफ क्रिश्चियंस। सारे जो रैलीज में जो नेताएं बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस है क्रिश्चियंस के ऊपर और उनके सोशल इश्यूज़ के ऊपर, जब उनकी माइग्रेशन क्यों हो रही है, लव जिहाद से उनको क्या इम्पैक्ट हो रहा है उनके ऊपर। क्योंकि बीजेपी का जो मुझे लगा, जो क्रिश्चियन बेल्ट है वहाँ पे, पाला से लेके कोझिकोड, कोची में जो भी क्रिश्चियन बेल्ट, सेंट्रल केरला, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीजेपी का जो पार्टी का फोकस है, कैंपेन का फोकस है सीरो मालाबार क्रिश्चियंस। 51% हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हैं उस एरिया में, और वो जिधर स्विंग करेंगे उसको थोड़ा सा एक एज रहेगा, ऐसा माना जाता है। और एक चीज़ हुआ है जो शायद बीजेपी को थोड़ा सा, जिससे थोड़ा सा पॉलिटिकल गेन हो, वहाँ का जो केरला कांग्रेस जो पार्टी है, जो प्राइमरीली लेड बाय क्रिश्चियंस, तो वो पार्टी हमेशा से ही थोड़ा सा उसका अलाइनमेंट रहा है टूवर्ड्स यूडीएफ, कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन उस पार्टी में अभी 8 to 9 फैक्शंस हो गया है एंड बीजेपी इज ट्राइंग टू गेट लाइक 2-3 फैक्शंस ऑफ देम ऑन देयर साइड, ताकि उनको वो सीरो मालाबार क्रिश्चियन का सपोर्ट मिले। वहाँ पे एंटी वॉकआउट प्रोटेस्ट भी हो रहा है, वहाँ भी बीजेपी है,
वहाँ का भी जो क्रिश्चियन लीड कर रहे हैं फिलिप जोसेफ उनका नाम है, वो भी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि क्रिश्चियन में काफी बड़ी संख्या में बीजेपी काफी संख्या में। और क्रिश्चियन पहले तो बीजेपी हमेशा जो क्रिश्चियन मानते थे, चाहे मुस्लिम हो क्रिश्चियन, वो बीजेपी को एंटी मानते थे हमेशा। इस बार कुछ चेंज है। हाँ, अनिल एंटनी को भी उन्होंने लिया, राष्ट्रीय मंत्री बनाया, जगह दिया। और उनका और बीजेपी ने एक बहुत ही चेंज क्यों हो रहा है? बीजेपी ने एक बहुत ही अच्छा चेंज क्यों हो रहा है, वो ये है कि क्रिश्चियंस को ये जो वक़फ़ वाला इशू हुआ है, ये वहाँ पे बहुत क्रूशियल इशू है, क्योंकि वो लैंड 600 फैमिलीज अफेक्टेड हैं, क्रिश्चियन फैमिलीज हैं सारे। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कभी मुस्लिम्स रहते ही नहीं थे, तो कैसे ये वक़फ़ का ज़मीन कैसे हो गया लैंड। उसमें तो उन्होंने चर्च वालों ने लिखा हुआ था, एक लेटर लिखा था, लेटर लिखा है। अच्छा, पीएम काफ़ी मीटिंग कर चुके हैं, यहाँ से लोग जाके दिल्ली में पीएम से मिले हैं, केरला से आके अमित शाह जी जाके वहाँ पे मिले हैं। तो ये सारा जो डिस्कशंस वगैरह ये सब हो रहा है। उससे भी बड़ी एक बात है, बीजेपी ने एक बड़ा अच्छा वहाँ पे ट्रिक लिया है। तो बीजेपी के सारे जो क्रिश्चियन एमएलएज हैं, कहीं 1-2 मिनिस्टर्स भी होंगे, क्रिश्चियन एमएलएज तो बहुत हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, गोवा में है, तो वो एक टीम बना रहे हैं, कुछ 18-19 ऐसे क्रिश्चियन एमएलएज का। वो दूसरा स्टेट से अभी केरला में आएंगे और वो डोर टू डोर कैंपेन करेगी, ये दिखाने के लिए कि देखो बीजेपी में क्रिश्चियंस को हम लोग कैसे रखते हैं। कितना लग रहा है आपको, कितनी सीटें आ पाएंगी इस बार चुनाव में? क्योंकि कल मैं किसी सांसद के साथ बैठा था, केरल के थे, और उनका तो आकलन है कि 3 से 6 सीटें इस बार बीजेपी ले जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे थे, लेकिन आपका क्या आकलन है? तो वहाँ पे अगर आप मैं तो वहाँ पे 4-5 दिन में तो आप कोई स्टेट नहीं समझ सकते, लेकिन मैंने बातें करी तो माहौल ये था कि वहाँ पे अगर लोगों से पूछे तो वो वहाँ पे 2-3 सीट 4 सीट दे रहे हैं बीजेपी को। अच्छा। अगर आप बीजेपी नेता से पूछे तो वो बोलेंगे 15-20, और थोड़ा सा वेव आ गया तो 25 भी हो सकता है। अच्छा। और अगर जनरली आप देखें तो अभी यूडीएफ का माहौल है वहाँ पे। लोगों को ये थोड़ा सा है कि यूडीएफ अगर आता है तो मुस्लिम लीग के पास बहुत ज़्यादा पावर होगा, तो उस हिसाब से मे बी जस्ट टू कीप अ बैलेंस उनको लगता है कि 4-5 सीट अगर बीजेपी को मिले तो स्टेट के लिए अच्छा है। तिवारी जी क्या कह रहे हैं आप, इसमें कितनी सीट? तिवारी जी कहें कहाँ फंसा रहे हो हमें? तिवारी जी कुछ समझ में आया केरल की पॉलिटिक्स? लेकिन मुझे लग रहा है कि जितना मैं गया था बंगाल, जब आरजी कर वाला केस हो गया था, तो हमने बंगाल की राजनीति देखी, तो अभी तो ममता बनर्जी का सिक्का भारी है बंगाल में, ऐसा लग रहा है। नहीं, केरल वाला कुछ समझ में आया? केरल वाला तो हर जगह, ये पंजाब में भी हो रहा है, क्रिश्चियन बन रहे हैं पंजाबी और बाहर जा रहे हैं, वहाँ भी काफी बड़ा इशू है, पंजाब में भी धर्म परिवर्तन का। लेकिन ये जो बता रही ना, केरल में अलग मामला है, वहाँ मुस्लिम्स के वजह से, डर की वजह से, क्योंकि वहाँ जो चेंजेस हो रहे हैं, तो क्रिश्चियन बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, ये बड़ा चौंकाने वाला है। क्या मनीत? और बात बताना चाहूँगा कि जो बीजेपी के कई नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लव जिहाद की बात होती है वो केरल से ही शुरू हुई, और क्रिश्चियंस ने ये शुरू किया था। वर्ड जो यूज हुआ था वो वहीं से शुरू हुआ था, वो लगातार ये कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये बात अगर अब यहाँ पर भी आ रही है, धर्म का मुद्दा आ रहा है, तो ये जो वर्ड जो लव जिहाद का प्रयोग किया जाता है, बार बार प्रयोग किया जाता है, वो केरल से शुरू हुआ था, और वो क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच में जो बात आई थी। हालांकि इसे डिफाइन करना या इसे फिर मैं कहना, लेकिन शुरुआत केरल से हुए थे, और केरल में शायद किसी कोर्ट में यह मामला गया था, तब यह बात आई थी। चलिए अब किस्सों की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बात फिर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जो वही क्रिश्चियन मुस्लिम का बात आया, तो यहाँ पे जो शॉन जॉर्ज हैं, वो पीसी जॉर्ज के सन बेटा हैं, तो वो ही इज़ नाउ इन चार्ज ऑफ क्रिश्चियन आउटरीच फॉर बीजेपी इन केरला, तो वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो वो मैं उनको पूछ रही थी कि आपको क्या लगता है कि कितना क्रिश्चियन वोट कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं और क्या परसेंटेज है। तो वो फिर बोल रहे हैं कि केरला में ऐसा था अभी से 15 साल पहले कि क्रिश्चियंस डिसाइड करते थे कि कहाँ पे क्या होगा, किंग मेकर। अभी वो परसेंटेज ही चेंज हो गया है। पहले जो 18% क्रिश्चियन का वो बोलते थे कि 18 to 20% की क्रिश्चियन का वोट है, अभी वो कम होते होते 12 हो गया है। और जबकि मुस्लिम्स, क्योंकि धर्मांतरण काफी बड़े स्तर पर हुआ ना, जो 15-16% होता था वो अभी 30% हो गया है, तक हो गया। तो ऐसे पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, पूरा सिनेरियो। तो क्रिश्चियंस के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, ऐसा उनका मानना है। इसी वजह से वो बीजेपी की तरफ, इसी वजह से वो बीजेपी को कोई तो उन्हें बचाने वाला चाहिए, कोई सपोर्ट करने वाला, क्योंकि बाकी की पार्टियां तो उनकी सुन नहीं रही हैं। चर्च को भी नहीं समझ में आ रहा है कि किधर जाना है, और तुष्टीकरण की राजनीति काफी वहाँ पर हो रही है। वहाँ पे काफी सारे मतलब क्रिश्चियंस में भी, कम्युनिटी में भी देयर आर सेवरल सेक्टर्स, सेवरल सेक्शंस। तो वो भी उनका है कि कोई तो इकोबाइट है, कोई तो सिरो मालाबार है, बट केरला में सिरो मालाबार क्रिश्चियंस का ही सबसे ज़्यादा
इन्फ्लुएंस है। ठीक है, पल्लवी जी बताइए क्यों आखिरकार राहुल की नकल किसने उतारी? क्या अब किस्सों पर आ जाते हैं हम अपना जो हमारा किस्सों पे आते हैं क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत कुछ हुआ और आपने देखा होगा वो सीन बड़ा वायरल हो गया था कि राहुल गांधी बैठे हैं स्टूडियो पे और उनके खिलाफ एक नोटिस भी दिया गया है कि वो चाय पी रहे हैं। चाय तक तो फिर भी लोग मान लेते हैं क्योंकि फिर वो टोस्ट भी खा रहे हैं, कोई मुझे पता नहीं कौन। तो बड़ा बीजेपी ने बड़ा उसको बंगाल में भी गृह मंत्री ने बोला है और जहाँ भी जा रहे हैं हर चुनावी हर सभा जगह में पे और स्पीकर ने तो कहा ही था और कि उनको टोस्ट दिया जा रहा है ये वो। तो कुछ उसके अगले दिन आप देखिए जिसने भी टीएमसी और कांग्रेस कहें कि हम दोस्त हैं, हम मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन आपस में तो इनका मतभेद और लड़ाई तो है और खास तौर से राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि ममता बनर्जी कभी ये बात के लिए उसको माफ नहीं करेगी कि उसने लेफ्ट के साथ गठबंधन किया था। तो हम लोग सब बैठे हुए थे तो टीएमसी का डीब्रीफिंग चल रहा था और टीएमसी आमतौर पे ना हमें जो बंगाली खाते हैं ना बिस्कुट और चाय ये मिलता है हमें। उस दिन हमने देखा कि हमें टोस्ट मिला और कॉफ़ी मिला, तो हम लोग पूछे कि आज क्या हो गया, तो बोलते हैं हंसते हुए कि सिर्फ राहुल गांधी टोस्ट नहीं खाते, उसके पहले हम लोग पहले से ही टोस्ट खाते हैं। याद होगा आपको प्रणब मुखर्जी का भी एक ट्रेडमार्क था, उनके कमरे में आप कभी भी खबर लेने जाओ, वो जब खबर नहीं देना चाहते ना तो 3-3 4-4 प्लेट टोस्ट खिलाते थे। तो उस दिन तृणमूल कांग्रेस ने खबर नहीं देंगे उस दिन, बिल्कुल नहीं देंगे, वो हमारे लिए इशारा था कि भाई आप टोस्ट खाओ, मक्खन खाओ, लगा के खाओ। तो उस दिन तृणमूल कांग्रेस ने ये कहा कि राहुल गांधी हमारी नकल कर रहा है कि हम लोग हमेशा से टोस्ट खिलाते हैं। तो उस दिन हम लोगों को टोस्ट और कॉफी पीने को मिला। बहुत बढ़िया। विनीत भैया क्या है आपके पास किस्सा? एक किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ा हुआ है जी। आप भी जानते हैं उनको। जब वो चुनावी राजनीति में नहीं उतरे थे, हालांकि सरपंच बहुत पहले हुआ करते थे, लेकिन जब विधानसभा या लोकसभा का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था, जब पहली बार एक बार लड़ा था निर्दलीय बगावत। हाँ, लेकिन मैं जब पार्टी से जब प्रोमिनेंटली बात में हो रही है, जब पार्टी से चुनाव लड़ा था तब 2023 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़े थे। उसके पहले संगठन के लिए लगातार काम कर रहे थे। बंगाल चुनाव की बात है, पिछली बार प्रदेश के महामंत्री थे, लगभग 10 साल तक महामंत्री थे। 4 बार पिछली बार अगर हम बात करें, पिछली बार बंगाल चुनाव में उनकी ड्यूटी भी लगी थी, आपकी वहां पर मुलाकात भी हुई थी मेरे साथ। हम एक ही होटल में रुके हुए थे और हम डेली, मैं और कुलजीत चहल जो अभी एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन है और भजन लाल जी, तो हम डेली हम एक जगह कुल्हड़ वाला दूध मिलता था, कुल्हड़ में दूध मिलता था। हम डेली, हमारा नियम था कि कहीं भी होंगे हम रात को कुल्हड़ वाला दूध पीने जाते। तो वही तो चूंकि वो चुनावी राजनीति में नहीं थे, लेकिन जो संगठन का काम है वो काफी लंबे समय से कर रहे थे। दिल्ली में भी एक व्यक्ति मुझे मिले कि दिल्ली का जब चुनाव था 2020 का, तब वो उन्हें चाय पिलाया करते थे, उन्होंने फोटो मुझे दिखाई थी। खैर ये अलग बात है, लेकिन संगठन में सक्रिय थे, चुनावी राजनीति में उतने सक्रिय नहीं थे। जब वो चुनाव के लिए टिकट मांगने के लिए जब वो बीजेपी गए, जब चुनाव से होता है पार्टी कार्यालय में काफ़ी भीड़ हुआ करती है, जब वो बीजेपी गए तो एक व्यक्ति ने उन्हें, मैं बोला जो बीजेपी में व्यवस्था देखते हैं, उन्होंने उनको बोला कि देखिए आप यहाँ पर मत बैठिए, यहाँ पे आपके बैठने की जगह नहीं है, तो उनको वहाँ से हटा दिया। तो हटा दिया, फिर वो बाद में बेचारे को क्या पता कि यही आगे चलकर मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान का। और फिर वो अगली बार जब घोषणा हुई मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री बन गए। तो फिर ये किस्सा हमें पता चला कि उनके कार्यालय के ही किसी व्यक्ति ने मुझे ये किस्सा बताया। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उस व्यक्ति से क्रॉस चेक करने के लिए मैंने पूछा कि भाई ये ऐसी घटना हुई थी क्या? तो बोले थे कि ऐसी घटना हुई थी, और बाद में जब वो कार्यालय आए थे तो विशेष तौर पर उस व्यक्ति से मिले और उनको मिठाई भी उन्होंने खिलाई थी कि वो व्यक्ति जो है वो अपना काम बेहतर तरीके से खिलाने वाले का नाम तो बता ही सकते हैं अगर दिक्कत ना हो तो। नहीं, भजनलाल शर्मा ने ही उन व्यक्ति को मिठाई खिलाया था जिसको। तो उनका ये कहना है कि बीजेपी जो है वो कार्डर बेस्ड पार्टी और सबके अपने दायित्व होते हैं और सब अपना जिम्मेदारियों की वजह से निश्चित तौर पर वो अपना काम करते हैं। तो फीडबैक भी एक तरह से कहीं ना कहीं फीडबैक, जैसे मान लीजिए भजनलाल शर्मा ही है, जो चाय की बात इतनी हो रही है, भजनलाल शर्मा जो है कई बार जब अपने प्रदेश का दौरा करते हैं तो अगर वो कार से जा रहे हैं कहीं पे तो बीच में सड़क पे रुक जाते हैं और और वो चाय वाले के पास बैठते हैं, लोगों से भी मुलाकात हो जाती है और फीडबैक भी ले लेते हैं। तो वो उस बात का उन्होंने, जो मुझे पता चला कि उन्होंने उस बात का बुरा नहीं माना था, उन्होंने कहा था कि वो व्यक्ति अपना सही काम कर रहा था, तभी तो मिठाई खिलाई। जी निश्चित तौर पर तभी तो उन्होंने मिठाई खिलाई। राजनीतिक किस्से तो हो गए, अब क्राइम की दुनिया के किस्से भी जरा सुना दीजिए। मैं शर्मा जी आपको तिहाड़ का एक किस्सा सुनाता हूँ। तिहाड़ सबको पता है कि एशिया की सबसे अति सुरक्षित जेल है, तो उसमें जो 3 नंबर जेल थी उसमें एक तिहाड़ में बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं। तो तिहाड़ में 3 नंबर जेल वो अंडर ट्रायल कैदियों की जेल होती है, मतलब जिनको सज़ा नहीं होती है।
तो उसमें एक मुस्लिम कैदी था, तो उसने काफ़ी परेशान कर रखा था वहाँ पे जेल सुपरिटेंडेंट को, और जेल सुपरिटेंडेंट लगातार उसके खिलाफ शिकायतें करता था। तो एक दिन बड़ा हल्ला मच गया तिहाड़ जेल के अंदर कि वो चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से मुस्लिम कैदी, और उसने पूरा स्टाफ बुला लिया और अपनी पीठ दिखाई, तो पीठ पे लिखा हुआ था ओम। तो सब चौंक गए कि भाई ये क्या हुआ, और उसने बोला कि भाई मैं मुस्लिम हूँ और मेरे पीठ पे जानबूझ के जेल सुपरिटेंडेंट साहब जो हिंदू थे उन्होंने ओम लिख दिया। अच्छा, मतलब जेलर के ऊपर, सुपरिटेंडेंट के ऊपर आरोप लगा दिए। अब ये आरोप लगाने के पीछे मकसद ये था कि जो चाह रहा था कैदी वो उसको हो जाए, उसकी जेल शिफ्ट हो जाए। फिर इंक्वायरी शुरू हुई, क्योंकि कैमरे लगे होते हैं हर जगह, और सुपरिटेंडेंट का रूम जो होता है वो कैदियों की बैरक से अलग होता है, और कैमरे लगे होते। जब कैमरे की फुटेज देखी गई तो लगा कि यहाँ तक तो ये कैदी पहुंचे ही नहीं है, सांप्रदायिक रंग देती है ना पूरा, हिंदू पूरा। अब ये पूरा हल्ला मच गया अंदर, सुप्रीटेंडेंट के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई, डीजी ने इंक्वायरी शुरू कर दी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मामला था, और मीडिया में बात आ जाती तो और ज़्यादा बवाल होता। हालांकि मीडिया में बात आई नहीं, ये बात आई गई होगी, उसको क्लीन चिट मिल गई उस कैदी को, और पनिशमेंट मिल गया। अब 3 महीने तक तिहाड़ में सब कुछ शांति थी। अचानक से 3 नंबर जेल में ही एक मुस्लिम सुपरिटेंडेंट साहब उस हिंदू सुपरिटेंडेंट की जगह ड्यूटी करने आते हैं, तो तब एक हिंदू कैदी ने अभी ये किया था। अब एक हिंदू कैदी क्या करता है, अपनी पीठ पे अल्लाह लिख लेता है, मतलब मुस्लिम लिखता है ओम, और हिंदू लिख देता है अल्लाह। हिंदू ने लिखा अल्लाह, और अल्लाह भी लिखा किससे, जो मस्कीटो कॉइल जो मिलती है जो मच्छर भगाने के लिए बैरक में, उससे भाई ने अपनी पीठ पे पूरे लिख लिया। अब लिख लिया, उसके बाद मच गया हल्ला कि भाई मुस्लिम सुपरिटेंडेंट और हिंदू कैदी और अल्लाह लिखा हुआ है। अब जांच शुरू हुई तो उस समय के डीजी थे, बड़े सख्त डीजी थे, वो सीपी बनते बनते रह गए। उन्होंने, उनके संज्ञान में मामला आया, हाँ सख्त थे इसलिए वजह से वो सीपी बनते बनते रह गए, उनके संज्ञान में मामला आया, उन्होंने जांच शुरू कराई। तो उस समय ये डीजी साहब ने कुछ कैमरे जो हैं वो ईजाद कराए थे स्पेशल निगरानी रखने के लिए कैदियों के, सीसीटीवी जो लगे होते हैं उसके अलावा भी कुछ कैमरे। तो उसकी फुटेज जब चेक की गई तो पता चला कि वो बंदा पूरा लिखते हुए मस्कीटो कॉइल से पकड़ा गया। उसको काफ़ी दर्द भी हुआ, चीख भी रहा है उस समय, वो कैमरे में वॉइस भी आती है, उस तिहाड़ में इस तरह के कैमरे लगे हुए हैं। तो तब जाके वो सुपरिटेंडेंट साहब की जान बची। नहीं तो उनको तो उस दिन लग रहा था कि आज तो मेरा विकेट गिरना तय है, क्योंकि एक तो मुस्लिम हूँ, दूसरा हिंदू कैदी है, और लिख लिया ओम और मीडिया में आ गई है खबर, तो अर्थ का अनर्थ होना तय है। तो ये तिहाड़ के 2 किस्से बड़े ही इंटरेस्टिंग थे। गजब है, मतलब अपने आप को बचाने के लिए, सुविधाएं देने के लिए, या जेलर को फंसाने के लिए, सुप्रीटेंडेंट को फंसाने के लिए कुछ भी करो, मतलब उन्हें ये नहीं पता कि इसका कितना सांप्रदायिक रंग देने के लिए, हाँ, मुस्लिम हो जाएगा। गजब गजब लोग हैं। पल्लवी जी, मैं भी एक किस्सा सुना देता हूँ, एक बड़ा गजब किस्सा है। सांसदों के पास, मंत्रियों के पास, जो भी बड़ा नेता है, आप लोगों ने देखा होगा कि उनको इन्विटेशन जाते ही हैं। कोई अपने बच्चे की सगाई का भेजता है, शादी का भेजता है, बेटी की शादी का भेजता है, यहाँ तक कि कुआं पूजन तक के भी होता है। कुआं पूजन होता है कि जी आप हमारे यहाँ आइए, या बेटे का नामकरण होगा तो नामकरण में आइए कि जी सेरेमनी है जी आइए, या मैरिज एनिवर्सरी पर आइए, इस तरह के होते हैं। लेकिन मैं अभी एक सांसद जी से बात कर रहा था, 2 दिन पहले की बात है, पार्लियामेंट में। सांसद का नाम बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हर नेता 2-4 होता ही है। बागपत के सांसद हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान, और वहाँ तो बड़ा वैसे भी ह्यूमर टाइप के लोग होते हैं कि पूरा जाट बहुल इलाका है, तो बड़ा मज़ेदार किस्से होते हैं वहाँ पर। तो उनको भी इस तरह के किस्से आते हैं। तो उन्होंने मुझे एक पुरानी लिस्ट दिखाई, उसमें नामकरण संस्कार पे बुलाया हुआ था, सगाई में बुलाया हुआ था। तो ऐसे 40-41 इन्विटेशन एक दिन के होते हैं उन लोगों के पास। अब कहाँ कहाँ जाए सांसद। तो एक पर मेरी नज़र पड़ गई, मैंने, सांसद जी ये क्या है? वो था करवा चौथ पर सांसद जी को बुलाना है। अब करवा चौथ पे कौन बुलाता है अपनी पर? भाई करवा चौथ पे तो पत्नी और पति का है, वो परिवार वाले होते हैं साथ में। अब वो भी हंसते हंसते परेशान कि भाई देखो यतेंद्र भाई, ऐसे ऐसे होता है मेरे साथ, अब बताओ करवा चौथ पे कोई कैसे जाएगा? नहीं, फिर उन्होंने किस्सा बताया, वो उन्होंने पूरा बताया कि करवा चौथ पे इस वजह से बुलाते हैं। जब उनसे पूछा भाई करवा चौथ पे क्यों बुला रहे हो, तो जो परिवार के बड़े लोग होते हैं या जिसको आप बड़ा मानते हो, उनको कपड़े वगैरह या कोई गिफ्ट देने का काम होता है। तो उस नाते बड़े भाई के नाते उनको हम बुलाया गया। आपको पता है रवि किशन हर सुबह जब वो घर से निकलते हैं अपनी बीवी का पैर छू के निकलते हैं। अपनी बीवी का उन्होंने मुझे कहा इंटरव्यू में, और ये सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि जब मैं कुछ भी नहीं था तब उन्होंने मुझे संभाला था। एक चाल में रहते थे, तो बोलते हैं कि मैं जब भी निकलता हूँ रोज सुबह, चाहे वो सोई हो या मैं टूर पे हूँ, मैं एक बार उनका पैर छू के हमेशा निकलता हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं। तो अगर वो करवा चौथ के व्रत पे चले जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात। के लिए बड़ा प्रेशर आप लोगों के ऊपर है भाई, आप देखो।
विनीत कह रहा है कि मैं करूंगा। अब आप लोग को हिंट लेने की जरूरत है ना। नहीं तो ये आपने सर को बोला, वो आपके पैर छू के आए हैं, बताइए। देखो ये आज मैं सार्वजनिक रिपोर्टर्स पंचायत के थ्रू सबको सुना रही हूँ, तो अब सब लोग जान ले और हिंट ले ले। नहीं, आप पहले शुरुआत अपने से परिवार से कीजिए। इसमें सम्मान होना चाहिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी कर्मकांड देखो ये मुकर रहे हैं, बना रहे हैं, पैर नहीं छुएगा भाई, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन यार क्या दिक्कत है हमारे यहाँ तो। ये भी है कि पत्नी पैर छुआए भी, ये भी एक बड़ी बात होती है। और लेकिन एक ये वाली बात है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये ज्यादा बड़ी बात है। अब नितिन नवीन जी का भी कोई हाँ, नितिन नवीन जी का एक किस्सा मैं सुना रहा था आपको। रामकृष्ण मिशन में बंगाल चुनाव है, नितिन नवीन जी जब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तब 1 तारीख को उनको जो है वो कहीं मंदिर जाना था, तो उन्होंने इस बार चुना था कि रामकृष्ण मिशन में जाएंगे। आरके आश्रम जो मेट्रो स्टेशन है उसी के पास में है, तो वहाँ पे बहुत सारे जो बंगाली फैमिलीज हैं वो वहाँ पर जाते हैं। बहुत नाम है रामकृष्ण मिशन का वहाँ पे। तो वहाँ पर जब गए थे तो कई लोग जो हैं वो उनसे कनेक्ट कर रहे थे, अरे ये तो अपने बिहारी बाबू हैं। बंगाल और बिहार का कनेक्शन हो गया। बंगाल नहीं, एक्चुअली अगर देखें तो यूनाइटेड में अगर बंगाल की बात करें तो उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों आते हैं। और वहाँ पर भी जो लोग थे जो वो कनेक्ट कर रहे थे कि अरे ये अपने बंगाली बाबू हैं। मैंने कुछ बीजेपी के नेताओं से बात करी तो उनका कहना है कि देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो किसी प्रदेश के नहीं होते हैं या किसी चुनाव स्पेसिफिक नहीं होते हैं, लेकिन अगर हमें इसका फायदा मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बंगाल में फायदा मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, नहीं अच्छा है, लेकिन ये अच्छा मैसेज भी जाता है, वो कनेक्ट करते हैं, लोग कनेक्ट करते हैं अपने पूरे देश में जहाँ भी जाएं उन्हें कनेक्ट करना ही है, कनेक्ट करवाना, क्योंकि काम भी वही है भाई, राजनीति भी वही है और करना भी चाहिए। मधुपर्णा जी, दूसरा किस्सा बंगाल का बात तो पत्रकारों को टिकट भी मिल बंगाल रहा है। में इस बार 3 पत्रकारों को अभी तक 3 पत्रकारों को टिकट मिला है, और बीजेपी ने 2 पत्रकारों को टिकट दिया है। एक तो बहुत ही इनफेमस जो भी बोल लीजिए, रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर थे, छोंटू पान उनका नाम है, तो वो अरेस्ट भी हुए थे। उसको लेके काफ़ी नेशनल टेलीविज़न पे भी काफ़ी चर्चा चली है। उसको बीजेपी से टिकट मिला है। और जगन्नाथ चैटर्जी करके एक हैं, वो भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो एक बंगाली न्यूज़पेपर में थे, और वो काफ़ी साल से बीजेपी में हैं, हो गया उनको 5-6 साल हो गया। पत्रकारों को देने का समीकरण क्या है, रीजन क्या है? और मैं टीएमसी का भी नाम बता दूं, उसके बाद टीएमसी ने जिसको इस बार दिया है वो टेलीग्राफ जो न्यूज़पेपर है, कोलकाता बेस्ड है, बट देन नेशनली भी वेल नोन है। उसका जो पॉलिटिकल एडिटर है, तो समझ ही सकते हैं आप कितना सीनियर पोजीशन में थे मिस्टर देवदीप पुरोहित, उनको इस बार टिकट मिला है। वो अभी क्विट किए थे। मैं भी पॉलिटिकल एडिटर हूँ। हाँ, तो आपको भी मिल सकता है, आपको भी मिल जाए। रास्ता साफ है। आप भी कभी चाहे तो मिल जाएगा। उससे भी इंटरेस्टिंग ये बात है कि इनको टिकट कहाँ से, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिला देवदीप पुरोहित जी को। खौड़दा करके नॉर्थ 24 परगना में कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जब लेफ्ट फ्रंट पावर में होते थे तब डॉक्टर असीम दासगुप्ता, वो लेफ्ट फ्रंट के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं फॉर डेकेड्स, वो वहाँ से लड़ते थे। फिर जब तृणमूल कांग्रेस पावर में आया 2011 ऑनवर्ड्स, 2011 2016, तब वहाँ से लड़े थे अमित मित्रा, वो बने स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। अच्छा, 2021 में उनकी हेल्थ इश्यूज़ के लिए वो नहीं लड़ पाए थे, तो अभी इस बार 2026 में वहाँ से ये देवदीप पुरोहित जी को मिला है। और वहाँ से जो भी लड़ते हैं, ऐसा माना जाता है ट्रेडिशनली, इट्स अ बिलीव कि वहाँ से जो लड़ेंगे जीतेंगे, उनको वो स्टेट में फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। तो ये एक पत्रकार की आप करियर पाथ अगर देखना है तो देखिए। और ये है, और जर्नलिस्ट को इसलिए क्यों मिलता होगा ये तो बहुत ही मुश्किल है। अब एलिजियंस की बात करना हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हम सारे पत्रकार हैं। लेकिन वो लोग क्विट किए हैं, उनको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना था। ब्यूरोक्रेट्स भी करते हैं, उनका एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। लेकिन अभी तो वो सब कुछ, अभी तो जज रिटायर किए और जज को तभी मिल गया, ऐसा भी हुआ है। बंगाल में ही हुआ है, बंगाल में ही हुआ है। जो डीजी थे वो रिटायर किए, उनको तुरंत राज्यसभा में नॉमिनेशन मिल गया इन अ फ्यू डेज। तो कूलिंग ऑफ पीरियड की तो बात ही अभी नहीं आती है। ठीक है, तो प्रियंका को क्यों डांट पड़ी पल्लवी जी? क्योंकि राहुल जी का किस्सा तो आपने ये दूसरी प्रियंका है, ये प्रियंका चतुर्वेदी है। देखिए, उसका अगर आपने फेयरवेल स्पीच सुना होगा, वो भी काफ़ी भावुक थी। और
और उनका रिलेशनशिप, ऐसे बहुत ही कम नेता होते हैं जिनका रिलेशनशिप हर पार्टी के साथ अच्छा हो। हालांकि कांग्रेस छोड़ने के बाद भी उनके कांग्रेस नेताओं के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत सारे नेताओं के साथ, सबके साथ नहीं कहूँगी मैं। और प्रियंका चतुर्वेदी को मैंने एक बार, प्रियंका वाड्रा को एक बार नहीं 2 बार गले मिलते हुए भी देखा। वो काफ़ी भावुक थी। हम लोग वहाँ पे खड़े थे, वहाँ पे जया बच्चन जिसके साथ वो काफ़ी करीब हैं, वहाँ पे रेणुका चौधरी जो अलग ही इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि दरवाज़ा बंद कर दिया गया था, वो बाहर नहीं जा पा रही थी क्योंकि प्रधानमंत्री निकल रहे थे कि जो प्रोटोकॉल है, और वो बोल रही थी मैं प्रधानमंत्री के लिए क्यों रोकूँ, मैं भी तो यूनियन मिनिस्टर रह चुकी हूँ। तो काफ़ी गहमागमी हो रही थी और उसमें प्रियंका चतुर्वेदी काफ़ी भावुक थी, तो जया बच्चन उनको डांट रही थी, उनको समझा रही थी कि इतना भावुक होने की क्या ज़रूरत होती है। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। और देखो आप क्या आपका आगे क्या होता है। तो यही है, मतलब प्रियंका चतुर्वेदी काफ़ी इस बात से मुझे लगता है भावुक भी थी कि अब पता नहीं वो कब आएंगी कब नहीं आएंगी, और उनका पॉलिटिकल फ्यूचर मुझे नहीं लगता वैसे ख़त्म हुआ है, क्योंकि वो काफ़ी यंग रिलेटिवली मानी जाती है अपनी पार्टी में। उम्मीद तो बिल्कुल है, और उसने अभी अपना करियर पाथ चूज़ कर लिया। अभी तो वो प्रोफेसर भी हैं, किताब भी लिख रही हैं, और क्या पता हम दोबारा उनको देखें। और जया बच्चन ने यही कहा कि तुम मस्त रहो, सो, और मुझसे कुछ दिनों तक तुम दूर ही रहोगे। अपनेपन वाली डांट थी, हाँ, गुस्से वाली नहीं। वो थोड़ा सा इस बात पे भी नाराज हो कि तुम इतने अननेसेसरी इमोशनल क्यों हो रही हो अपनी सीट को लेके। लेकिन मैम अगर हम देखें यहाँ पे, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा और जया बच्चन दोनों गले भी मिलती हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के यहाँ जो लंच हुआ था वहाँ पे, वो भी किस्सा आया था सामने। वो क्या किस्सा था? नहीं, वो मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा और जया बच्चन जो है वो दोनों एक दूसरे को गले मिलती हैं। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वो प्रियंका गांधी थी, प्रियंका चतुर्वेदी वाला मामला। प्रियंका है लेकिन सरनेम अलग अलग है, तो दोनों चीजें अलग हो जाती हैं। तिवारी जी, अंत में कहूंगी प्लीज कि सबकी इस बार फोकस क्या रहा, साड़ियों की। कंगना रनौत वर्सेस प्रियंका चतुर्वेदी, तो एक रील लिया जा रहा था वहाँ पे कि कौन इस बार ज़्यादा अच्छा साड़ी पहना है। तो कंगना रनौत को इनफैक्ट बताया, उन्होंने टपोरी कहा राहुल गांधी को, लेकिन उसके बाद बहुत लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि कुछ भी हो, आप जैसा भी बोलो, लेकिन आप गजब की साड़ियाँ पहन के आते हो, हमारे कल्चर को। हाँ, कंगना की तारीफ की, और ये ठीक टपोरी उन्होंने राहुल गांधी को बुलाया। उसके बाद मुझे लगता है कुछ कांग्रेसी वालों को बात, मुझे सहमत है कंगना, राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने कुछ तो ईमानदारी से, या शायद कुछ सहमत भी है कंगना रनौत की बात से, हमें क्या पता, खुल के नहीं बोल सकते। उन्हें लगा कि चलो हमारी बात कंगना, हाँ, तो हम उनकी तारीफ ही कर देते साड़ियों में। सोचो वो टपोरी बुला रही है और उसके 2 मिनट बाद ये लोग उसकी तारीफ करेंगे, तो आप कितना गजब की साड़ियाँ पहन के आते हैं। देखो बड़ी बात है, और राजनीति में कहते हैं ना, हर इशारा कुछ ना कुछ कहता है, हर संकेत कुछ ना कुछ कहता है, और ये इशारा भी। तिवारी जी, राजनीतिक लोग जब जेल में जाते हैं, खासकर तिहाड़ जेल में, तो लोग सुनते हैं बड़ा आप भगत होती है उनकी। तो आप जब चिदम्बरम तिहाड़ जेल में बंद थे, तो किस तरह, कौन उनसे मिलने गया, किस तरह की आप भगत हुई? हाँ देखिए, बिल्कुल 2019 में जो एक आर्थिक अपराध से जुड़ा मामला था, उसमें चिदम्बरम साहब जो पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं, जब वो तिहाड़ पहुंचे तो 7 नंबर जेल में उनको रखा गया, एक हाई सिक्योरिटी सेल में। चूँकि 7 नंबर इकोनॉमिक ऑफेंस से जुड़े कैदियों के लिए होती है, तो एक सुप्रिटेंडेंट साहब की ड्यूटी लगी कि भाई वीआईपी कैदी हैं, थोड़ा ध्यान रखना, मतलब प्रोटोकॉल के लिए, प्रोटोकॉल इन द सेंस कि कोई थ्रेट ना हो, सिक्योरिटी थ्रेट को लेके। तो उनके पास एक दिन फ़ोन आया डीजी साहब का कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मैडम सोनिया गांधी मिलने आने वाले हैं। उन्होंने मुलाकाती में नाम दिया हुआ था, तो सुप्रिटेंडेंट साहब को लगा कि बड़ा लाओ लश्कर आएगा, लेकिन जो जेल मैनुअल कहता है कि चूंकि एसपीजी कवर थे दोनों, तो 3 घंटे पहले एसपीजी आती है, वो जेल को पूरा चेक करती है अंदर बाहर, अंदर इन द सेंस कि जहाँ पे चिदम्बरम साहब है वहाँ तक ही नहीं जाती है, लेकिन पूरा रूट पे सारा जाती है और सुप्रिटेंडेंट के रूम तक जाती है। और उसके बाद दोनों लोग एक नॉर्मल मुलाकाती की तरह, कोई इनको सल्यूट नहीं, कुछ नहीं, कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, गाड़ी लेके जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ से पैदल सुप्रिटेंडेंट के रूम तक पहुँचते हैं। अच्छा। मैडम सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी, और एसपीजी वाले बाहर खड़े होते हैं, चूंकि एसपीजी कवर होते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है वहाँ तक। उसके बाद एक बहुत बड़ा रूम होता है, उसमें चिदम्बरम साहब अपनी जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है जो वो पहनते हैं, उसमें वो आते हैं, उनको एक कुर्सी पे बिठाया जाता है, और मैडम सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी सामने वाली चेयर पे बैठते हैं। चूंकि रूम काफ़ी बड़ा था, तो जेल मैनुअल कहता है कि अकेले में मुलाकात नहीं कराने देंगे, तो जो सुपरिटेंडेंट थे और जो असिस्टेंट थे उनके, वो दोनों थोड़ा दूरी पे, जैसे हमारे कैमरा पर्सन जितनी दूरी से रिकॉर्ड कर रहे हैं उतनी दूरी पे बैठते हैं ताकि सुन ना पाएँ। और एक टाइम होता है 15 मिनट या 16 मिनट का, उतनी देर वो उन्होंने बातचीत करी। तो उससे जब ज़्यादा टाइम हुआ तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट गया और उसने टोक दिया कि तो सही, मतलब सर पूरी तरह कि हाँ कि सर आपका टाइम ओवर हो गया है। तो कटती में 1-2 मिनट तो चल जाता है, तो कोई गुस्सा नहीं आया? नहीं, चिदम्बरम साहब बिल्कुल अपने चिरपरिचित अंदाज में मुस्कुरा रहे थे, मैडम बिल्कुल शांत थी,
मनमोहन सिंह जी ने भी जो बात करी, और उसके बाद हाँ उसके बाद सुनिए, ये भी मैंने पूछा कि उनसे कि क्या कोई चाय पानी कॉफ़ी ऑर्डर किया, कह रहे कोई नहीं, नॉर्मल कटसी होती पानी की, तो पानी रखा, कोई चाय नहीं, कोई कॉफ़ी नहीं, कि भाई पूर्व प्रधानमंत्री हैं, एक ताकतवर महिला है देश की, प्रोटोकॉल में जैसे मुलाकाती की तरह आम कैदियों से परिवार वाले मिलने आते हैं, लॉयर आते हैं, वो दोनों लोग मिले, एसपी जी के साथ बाहर गए और गाड़ी से निकल गए, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट उनको नहीं मिला। तो जेल का ये रूप भी तो है। कभी कभी खूबसूरती भी दिखाने को मिलती है कि हमारे यहाँ के कायदे कानून नियम है, उनको भी फॉलो करना पड़ता है, फॉलो कराया जाता है, चाहे कितना भी बड़ा वीआईपी हो, कानून सबके लिए बराबर। तो वहीं एक सुकेश चंद्रशेखर है जिसने पूरी जेल बेच खाई थी। सबसे बड़ी बात तो इसमें थी कि उस समय ये भी अटकलें चल रही थी कि चिदम्बरम को अकेला छोड़ दिया गया, कोई जा नहीं रहा है कांग्रेस से, इसीलिए उस समय दोनों गए और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया कि हम आपके साथ हैं। और उस समय मैम जो अभी कर्नाटका के डिप्टी सीएम है वो भी उसी जेल में थे, चिदम्बरम साहब वाली, जो अभी कर्नाटका के डिप्टी सीएम, डीकेसी को हाँ, वो भी उस समय अरेस्ट हुए थे। उससे तो मिलने जाते थे कांग्रेस वाले, वो तो लाडला बेटा है, उनसे तो मिलने जाते थे। हाँ। चिदम्बरम के साथ थोड़ा बहुत हो गया था ना इनका, फिर ये बहुत बड़ा मैसेजिंग था पार्टी की तरफ से कि टॉप 2 लोग जा रहे हैं जेल में मिलने, तो इसीलिए तो चिदम्बरम ज्यादा मुस्कुरा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अच्छा है, लेकिन टॉप 2 की बात आप कर रहे हो तो मैं भी टॉप बीजेपी के एक टॉप की बात करता हूँ। उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कुशाभाऊ ठाकरे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बहुत संवेदनशील माने जाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को ध्यान, और पार्टी को जमीन से अगर शिखर पर ले जाने का श्रेय जाता है तो वो कुशाभाऊ ठाकरे को जाता है। और कुशाभाऊ ठाकरे का एक किस्सा बेहद दिलचस्प है कि एक बार उनको जब, क्योंकि बड़े सादा सिंपल रहते थे और नॉर्मल गाड़ी में वो सफ़र करते थे, तो उसको देखते हुए एक धनाढ़ कार्यकर्ता थे, वो उनके पास आए, उन्होंने कहा कि जी मुझ पर ये देखा नहीं जाता कि आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप एक नॉर्मल सी साधारण सी गाड़ी में चल रहे हो, मैं आपके लिए एसयूवी लाया हूँ। उन्होंने इतना कहकर एसयूवी की चाबी उनके हाथ में दे दी। ठाकरे साहब चौंक गए, और कोई भी अगर नेता होता तो खुशी खुशी ले लेता कि अरे मेरे लिए एसयूवी गाड़ी आई है, बड़ी गाड़ी आई है। तो उन्होंने वो गाड़ी उन्होंने बड़े सहज तरीके से कहा कि आप इसको लेकर आए हो, आपने मेरा ध्यान रखा, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस गाड़ी की कीमत कितनी है, आप पहले मुझे ये बताओ। तो उन्होंने गाड़ी की कीमत बताई, लाखों रुपए में थी उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि इस गाड़ी से इससे अच्छा है जितने की आपने कीमत बताई है उतने में 2 बस आ जाएंगी। तो मेरा अनुरोध है आपसे, उन्होंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की उनसे कि आप इस गाड़ी को तुरंत बेचकर मुझे 2 बस ला कर दीजिए। उन 2 बस से, ये 2 बस का क्या करोगे कि वो बस मेरे कार्यकर्ताओं को रैली में, जनसभा में लाने ले जाने के लिए, कहीं प्रोटेस्ट करना है वो लाने ले जाने के लिए काम आएंगी। एसयूवी में केवल 5 लोग बैठेंगे, उसमें 100 से ज़्यादा लोग बैठेंगे दोनों बसों में, तो मुझे वो कार्यकर्ताओं की चिंता है, वो करिए। तो उन्होंने वो बसें मंगाई। कार्यकर्ता खड़े होकर भी जा सकते हैं, हाँ खड़े होकर भी जा सकते हैं, मतलब ज़्यादा लोग भी जा सकते हैं। तो ऐसा कोई आज कोई ऐसा नेता बता दीजिए आप ऐसा करता हो, उसे तो गाड़ी मिले या कोई भी गिफ्ट मिले तुरंत सब पेटी। तो कुशाभाऊ ठाकरे जैसे लोग थे जो आज पार्टी आज इस देश पर शासन कर रही है, सत्ता में, और लगभग हर राज्यों में, अब तो कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए, तो ये उस समय के मतलब अध्यक्ष थे। ये उसकी कहानी है। फिलहाल पंचायत विद रिपोर्टर्स के जो ये पॉडकास्ट है इसमें इतना ही। आगे भी हमारे ये सिलसिला लगातार किस्से कहानियों का चलता रहेगा, और किस्से भी वो अपने किस्से खुद सुनते हैं, खुद देखते हैं, खुद देखते हैं, खुद समझते हैं और लोगों को समझाते भी हैं, क्योंकि ये हमारे खुद के अपने किस्से होते हैं, ना कि दूसरों के द्वारा सुने सुनाए किस्से। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए इस पंचायत विद रिपोर्टर्स में इतना ही। अगले हफ्ते हम आपको फिर से मिलेंगे नए किस्सों के साथ, नए कहानियों के साथ, लेकिन वही अपने किस्सों के साथ।